हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आज की क्लास में हम लोग पिछली क्लास का ही कुछ सीक्वेंस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड शेल मॉडल को डिस्कस किया था। हमने कंसेप्ट समझा था। बेसिकली हमने कुछ भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं डिस्कस की थी। वहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया था? हमने फोकस किया था कि फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, क्या क्या यूज होने वाले हैं हमारे क्वेश्चन में। एंड पैरेलली लिक्विड ड्रॉप मॉडल की बात करी जाए या फिर शेल मॉडल की बात की जाए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखी कि क्यों आए थे और क्यों नहीं आए थे। हमने ये सब चीजें समझने की कोशिश की थी पिछली क्लास की बात की जाए तो। अब उसी क्लास का एप्लीकेशन करना है हमें। हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं PYQs। आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग PYQs डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, PYQs डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो शुरू करते हैं हमारा आज का काम। आज का काम क्या है बेसिकली देख लेते हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PYQs, जो कि किस पे बेस्ड होंगे? लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे एंड शेल मॉडल पे। अगर मैं आपको एक क्विकली रीकैप दूं तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में रीकैप अगर लिख दूं, अरे ठीक है, अगर लिक्विड ड्रॉप मॉडल में लिखूं तो आपको क्या याद रखना है? लिक्विड ड्रॉप मॉडल की बात की जाए तो आपके पास एक एनर्जी का फॉर्मूला था, एक बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था हमने ओवरऑल, जिसमें बहुत सारी एनर्जीज का कॉम्बिनेशन था, जिसमें बहुत सारी एनर्जीज का क्या था? कॉम्बिनेशन था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? हमने कोशिश की थी एक मोस्ट स्टेबल आइसोबार फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिखने की। हमने मोस्ट स्टेबल आइसोबार फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिखा था, जिसमें हम लोगों ने किया था ये z से डिफरेंशिएट करके उसको 0 से इक्वेट कर दिया, और जो z की वैल्यू निकल कर आई आपके पास, वही क्या बताती है आपको? मोस्ट स्टेबल आइसोबार के बारे में बताती है। तो z की वैल्यू जो निकल कर आई थी वो लिख लीजिए। वो क्या है आपके पास? a डिवाइड बाई 2 प्लस AC बाई 2AA इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास? साथ में आ जाने वाला है आपके पास a की पावर 2/3। अच्छा, मैंने ये भी कहा था पिछली क्लास में, कभी कभी आपको एक्सप्रेशन AC और AA की फॉर्म में दिया होता है, कभी कभी एक्सप्रेशन आपको C1 C2 C3 C4 की टर्म में भी दिया होता है। जहां पर भी यूज होगा मैं आई विल एक्सप्लेन कि अगर आपको C1 C2 की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे उसे। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। तो और शेल मॉडल में क्या क्या देखा था हमने? एक बार शेल मॉडल का भी क्विकली से रिकैप हो जाए। शेल मॉडल में आपने क्या देखा था? शेल मॉडल में आपने देखा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स शेल में फिलिंग होती है ना, वैसे ही न्यूक्लियॉन्स की फिलिंग भी होनी चाहिए इस शेल के अंदर। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है शेल के अंदर, वैसे ही न्यूक्लियॉन्स की फिलिंग भी होती है शेल के अंदर। और उसी बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था किसको? मैजिक नंबर्स को। मैजिक नंबर्स को अगर मैं याद करवा दूं आपको मैजिक नंबर्स कौन कौन से थे, क्योंकि कभी कभी ये याद कर लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में एक दो बार तो क्वेश्चन, इवन दो बार सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछा गया कि मैजिक नंबर्स किस क्या सीक्वेंस है या क्या मैजिक नंबर्स है। 2 8 20 28 50 82 और 126, ये आपके क्या है? मैजिक नंबर्स है। ये आपके क्या है? मैजिक नंबर्स है। इन्हीं मैजिक नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग मॉडल कंसीडर किए। कौन कौन से मॉडल कंसीडर किए? हमने कंसीडर किया इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल, इनफाइनाइट वेल, है ना। फिर हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कंसीडर किया, और हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ साथ हम लोगों ने और क्या कंसीडर किया? प्लस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को कंसीडर करने के बाद वी वर एबल टू एक्सप्लेन मैजिक नंबर्स फुली। ठीक है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अगर हम दोनों को कंसीडर कर लेते हैं तो हम लोग एक्सप्लेन कर पाए थे मैजिक नंबर्स को। ठीक है, ये वाली बात भी समझ आती है। इनके बेसिस पे कुछ फॉर्मूलाज भी थे शेल मॉडल के अंदर, मोस्टली हमने फॉर्मूलाज लिखे थे, बट इंपॉर्टेंटली क्या क्या लिखा था? जे की वैल्यू लिखी थी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लिखी थी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लिखी थी।
ठीक है। अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू देखी थी, ये दोनों चीजें हम लोगों ने देखी थी। इसको लिखने के लिए आप कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं आप जे और उसके साथ में पैरिटी भी लिखते हैं, जे के साथ पैरिटी भी लिखते हैं। यहां पर आप क्या लिखते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी जाए तो इस केस में आप कैसे लिखते हैं, म्यू जे से डिनोट करते हैं। अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें, अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो म्यू एल लिख सकते हैं और म्यू एस लिख सकते हैं, जहां पे आपने दोनों को कंबाइन करके क्या किया था, म्यू जे लिखा था। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने की थी पिछली क्लास में रफली। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, PYQs, जो आपके पहले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल, सीधा सीधा शेल मॉडल से ही पूछा है। अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल, द टोटल एंगुलर मोमेंटम इन यूनिट्स ऑफ h क्रॉस एंड द पैरिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम 37, देखिए ये आपको न्यूक्लियस दे रखा है लिथियम 37, इसकी आपको क्या बतानी है, एंगुलर मोमेंटम बताना है और क्या बताना है, पैरिटी बतानी है। आपको दो चीजें बतानी है, एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। चलिए सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका। देखिए न्यूक्लियस कैसा गिवन है आपको, लिथियम गिवन है 3 और 7। सबसे पहली चीज जो आप चेक करते हैं शेल मॉडल के अंदर, वो चेक करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, इवन क्या है, ओड क्या है। याद करिए हमने सबके लिए अलग अलग केसेस किए थे, अगर इवन इवन है तो अलग केस है, इवन ओड है तो अलग केस है। तो ये सब हमने केसेस डिस्कस किए थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स लिखिए पहले 3 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं आपके पास 4। यानी कि ये तो मेरे पास क्या है, इवन है, तो इनकी वजह से तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये क्या है मेरे पास, ओड है, ये क्या है मेरे पास, ओड है, तो इन्हीं की वजह से होने वाला है जो भी होने वाला है। इसकी फिलिंग कर दो, अगर 3 है, अगर 3 है, फिलिंग कैसे होगी, फिलिंग करेंगे S में, P में, D में और F में। अगेन आप S में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 जाते हैं S में और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, L की वैल्यू क्या हो जाएगी और S की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लीजिए। L की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, ये तो पेयर्ड है, ये तो पेयर्ड है, तो इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन होगा। फॉर P सब शेल, फॉर P सब शेल क्या होगा आपके पास आ जाएगा L की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और सिंस एक ही है यहाँ पर, एक ही अनपेयर्ड प्रोटॉन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनिए, अगली बात सुनिए ध्यान से। अब इस केस में क्या हो जाएगा, J की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, L प्लस S से निकालते हैं, यानी कि 1 + 1/2 से निकालते हैं। कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2। यानी कि J की वैल्यू तो जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 3/2 आने वाली है। ये तो पता चल गया हमें इससे। क्वेश्चन में देखिए सॉल्यूशंस जो दिए हुए हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1/2 लिखा है, इसमें 7/2 लिखा है। तो ऑप्शन कौन से बचे, ये वाला और ये वाला, ये 2 ऑप्शन बचे, है ना। अब इन 2 ऑप्शंस में से मेरे को क्या चेक करनी है, पैरिटी चेक करनी है। पैरिटी या तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, दोनों में से एक ही चीज होगी। अब L की वैल्यू 1 है, याद करिए फॉर इवन ओड केस, फॉर इवन ओड और ओड इवन केस, दोनों में से कोई भी हो, जो पैरिटी होती है आपकी, जो पैरिटी होती है वो क्या होती है भाई, -1 की पावर L, और L क्या है यहाँ पर, 1 है। L क्या है यहाँ पर आपका, L है 1, तो इस L की वैल्यू 1 को वहां पर रखेंगे तो पैरिटी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी आपकी। पैरिटी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि इसका एंगुलर मोमेंटम है 3/2 और पैरिटी कैसी है, नेगेटिव पैरिटी, और पैरिटी कैसी है आपके पास, नेगेटिव पैरिटी है। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसी चीज थी जो आपको नहीं पता थी, सिंपली शेल मॉडल था। अगर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स भी नहीं आती है ना, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ क्वांटम पढ़े हैं, न्यूक्लियर नहीं भी आती है तो भी कोई बात नहीं, क्वांटम में आपने इतना तो सीखा है ना, बस ये समझ लिए शेल मॉडल है तो कुछ कुछ सिमिलर होगा, कुछ कुछ सिमिलर होगा, फिलिंग कर लीजिए। और वहां पर जैसे आप करते हैं कि इवन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता और ओड के लिए कंट्रीब्यूशन आता है, यहाँ पर भी सेम काम होगा कि ओड के लिए आप फिलिंग करेंगे और ओड के लिए एल की वैल्यू देखेंगे, एस की वैल्यू देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली जे की वैल्यू क्या आ रही है ये देख लेंगे, है ना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब देखिए अगली बात, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी मतलब मैंने ईयर नहीं लिखे हैं बट ये सारे के सारे आपके नेट एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं। देखिए, if the binding energy B of a nucleus, if the binding energy B of a nucleus क्या है आपके पास, जिसका मास नंबर A गिवन है और चार्ज Z गिवन है, is given by B is equal to, फॉर्मूला गिवन है। यहाँ पर हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें यहाँ पर हमने E लिखा था, इट्स द सेम थिंग। आप B लिखिए, कुछ लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जैसे मन करे वैसे रिप्रेजेंट कर लीजिए, बट मतलब समझना चाहिए कि दिस इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, जिसमें क्या क्या कुछ कुछ फैक्टर माइनस हुए थे, कुछ कुछ फैक्टर प्लस हुए थे, वो सब हमने लिखा था। ठीक है, अब देखिए आपको फॉर्मूला गिवन है, AV की वैल्यू गिवन है, AS की वैल्यू गिवन है, V क्या है, वॉल्यूम एनर्जी कोफिशिएंट, S क्या है आपके पास, ये गिवन है, और एसिमेट्रिक की वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए Z, आपको फाइंड आउट करना मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए Z। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद हो तो हमने Z का फॉर्मूला भी लिखा था, हमने Z का फॉर्मूला लिखा था। अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है कुछ भी तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू Z और उसको 0 के इक्वल रख सकते हैं, उसको 0 के इक्वल रख सकते हैं। अगर ये करने भी जाएंगे, अगर ये करने भी जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल पहली बात तो देखिए ये वाली टर्म, पहली बात तो जो आपकी ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, ये दोनों टर्म तो कैसी हो जाने वाली, कैंसिल हो जाने वाली है, क्योंकि इसमें है ही नहीं Z के। सिर्फ इन दोनों टर्म्स का आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, Z की वैल्यू मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, क्या आ जाएगी आपके पास, A डिवाइड बाई 2 प्लस AC डिवाइड बाई 2AA इंटू A की पावर 2/3, ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आपको कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्मूले में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है आपको, इसमें सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है। वैल्यू प्लेस कर दीजिए, देखिए क्या क्या गिवन है, A की वैल्यू, AC की वैल्यू भी गिवन है आपको, AC की वैल्यू भी गिवन है, और किसकी वैल्यू गिवन है आपको, और किसकी वैल्यू चाहिए, एसिमेट्रिक की वैल्यू चाहिए तो ये भी गिवन है, सब वैल्यूज तो गिवन है, सिर्फ आपको प्लेस करनी है। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखिए, A की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 216, AC की वैल्यू क्या गिवन है, AC की वैल्यू है 0.75 MeV, और क्या गिवन है, एसिमेट्रिक की वैल्यू गिवन है क्या, 16 नहीं 24। पता है क्वेश्चन में ना समझने की कोशिश करिएगा, कभी कभी आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पेपर में मल्टीपल चीजें दे रखी है, जैसे इसका कोई यूज नहीं है दो, बट ये वैल्यू दे रखी है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दे रखी है आपको, है ना। तो कभी कभी सिर्फ उसी चीज पे फोकस करिए जिसकी आपको जरूरत है, उसी चीज पे फोकस करिए जिसकी आपको जरूरत है एक्चुअली, और जिसकी नहीं जरूरत है उसको मत सोचिए कि हाँ ये दे रखा है, ये क्यों दे रखा है, इसकी वैल्यू क्यों दे रखी है, इसकी वैल्यू तो नहीं देनी चाहिए थी, ऐसा सब मत सोचिए, है ना। तो सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए जिसकी आपको नीड है। ठीक है, तो एसिमेट्रिक की वैल्यू गिवन है आपको, ये दो चीजें मुझे चाहिए, इसमें मैं प्लेस कर सकती हूँ। Z की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 216 डिवाइड बाई 2 प्लस AC की वैल्यू क्या है 0.75 डिवाइड बाई 2 इंटू AA की वैल्यू क्या है 24, दोनों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी इसलिए कैंसिल हो जाएंगी,
इंटू 216 की पावर 2/3, ये आ जाएगा आपके पास। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 216 क्या है आपके पास, 216 है 6 का क्यूब। देख लीजिएगा z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 216 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.75 डिवाइड बाई 48 इंटू में 6 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, वैसे तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिख ही सकते हैं, बट थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 48 इंटू 36 3 4, ठीक है, ये आ जाएगा। बस इसको लिख दीजिए। 0.75 भी क्या होता है, 3/4 होता है, और ये भी क्या है 3/4 आपका। तो ओवरऑल आप करेंगे तो आपके पास अराउंड 84 के आसपास आंसर आ जाना चाहिए आपका। 84 के आसपास आपका क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 करेक्ट होगा आपके पास। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा आपके पास। ठीक है, आप खुद रियलाइज कर सकते हैं कि न्यूक्लियर से क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, और कितना इजी क्वेश्चन आता है। आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ फॉर्मूले से तो याद करने। आप पता है कितना कोशिश करते हैं पूरे थ्रू आउट द कोर्स में, आप कोशिश करते हैं अरे शॉर्ट नोट्स मिल जाएं, फॉर्मूलेज मिल जाएं। यहाँ तो मैं सीधा सीधा कह रही हूँ फॉर्मूले याद कर लीजिए, फॉर्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाले और कुछ आने ही नहीं वाला। ठीक है, तो याद कर लीजिए फॉर्मूलाज को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, देखिए द बाइंडिंग एनर्जी बी, यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको क्या दे रखा है, A1 A2 A3 A4। मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन में दोनों ही तरह से दे सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपको दिया था AV AS एसिमेट्रिक ऐसे कोफिशिएंट्स की फॉर्म में, जहां पर आप देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सी एनर्जी का टर्म है, देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल A1 A2 A3 दिए हुए हैं। तो अगर देखा जाए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर देखा जाए तो आपके पास ये और ये टर्म मैटर करती है। कौन कौन सी टर्म मैटर करती है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। बी दे रखा है where Z is the atomic number and A is the mass number of nucleus। ठीक है, आपको वैल्यू गिवन है किसकी, A4/A3 की। A4/A3 की और 30 पूछा है। एटॉमिक नंबर Z क्या होगा, नेचुरली स्टेबल आइसोबार्स के लिए। अगेन Z का फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी क्या है, लिख लीजिए वो फॉर्मूला, देखिए Z किसके इक्वल होता है, 2 डिवाइड बाई 2 प्लस AC डिवाइड बाई 2AA। यहाँ पर A2 नहीं है भाई, A डिवाइड बाई 2 प्लस AC डिवाइड बाई 2AA इंटू में A की पावर 2/3। अब देखिए मेरे पास ये दो चीजें हैं, ये है और ये है। AC क्या है मेरे पास, कूलम्बिक है, और AA क्या है मेरे पास, एसिमेट्रिक एनर्जी वाला कोफिशिएंट है ना। ये दो कोफिशिएंट गिवन है मुझे। अब मेरी बात और सुनिए, अब यहाँ पर देखिए कौन से दो कोफिशिएंट है, वो कौन से दो कोफिशिएंट है जो मैं कह रही हूं कि आपके पास पार्टिसिपेट करते हैं। कूलम्बिक एनर्जी वाला आपके पास ये, यहाँ देखिए ये थर्ड वाला है और ये फोर्थ वाला है, आपको क्या गिवन है, ये A3 है, ये है आपके पास AC, यहाँ पर किसके इक्वल है, A3 के इक्वल है, और A4 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, AA के इक्वल है। ठीक है, बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपको थोड़ा फॉर्मूला याद होगा ना, एक्सप्रेशन ध्यान होगा, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये किसके लिए है, ये किसके लिए है। ठीक है, समझ जाएंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी। बस आपको वैल्यू प्लेस करनी है। उसने बस ट्रिक यही खेली है आपके साथ कि यहाँ पर जो रेशो दी है आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है A4/A3, जबकि आपको क्वेश्चन में यूज करनी होती है क्या, A3/A4। सिर्फ यही एक घुमाने फिराने का तरीका है, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखिए यूजुअली अगर आपको दे रखा है A4/A3 दे रखा है,
जो बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा फॉर्मूला, वो क्या गड़बड़ कर देंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, और कंफ्यूज हो जाएंगे किस चीज में, कि शायद हमारे पास A4/A3 ही आता होगा जेड के फॉर्मूला में, लेकिन इसका उल्टा आता है। यही मेन ट्रिक है इस क्वेश्चन की, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। देखिए जेड की वैल्यू क्या है आपके पास, अगेन ए नहीं दिया हुआ है, जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिखिए और वैल्यूज निकाल दीजिए, कुछ भी नहीं है। 2 प्लस यहाँ पर क्या है A3/2A4, A3/2A4 जब हमें उल्टा करना है, उसका उल्टा करना है, यानी कि 1/30 लिखेंगे, इनटू में 2 और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास a की पावर 2/3। ये क्या हो जाएगा आपके पास a डिवाइड बाई 2 प्लस 1/60 a की पावर 2/3। चाहे तो इसे ऊपर ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं उनसे मैच करने के लिए आप कर सकते हैं। 60a डिवाइड बाई 120 प्लस a की पावर 2/3। ये आ गई आपकी z की वैल्यू, ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, z की वैल्यू। बस इस तरह से आप निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। अब a की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो आपको, अगर सपोज a की वैल्यू दे रखी हो आपको, अगेन अगर 216 दे रखी हो तो यहाँ प्लेस करके देख लीजिए क्या वही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है ना, या फिर कुछ और दे रखी हो तो वो वैल्यू प्लेस करके देख लीजिए। जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यू दे रखी हो वो प्लेस करके देख लीजिए वो वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है A4/A3 की वैल्यू गिवन, A4/A3 की वैल्यू गिवन थी, और आपको क्या करना था बेसिकली, इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी टर्म कौन सी है, कौन सी टर्म कौन सी है, बस और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो एज इट इज। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के पास। चलिए ये है अगला क्वेश्चन। ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर A1 to 5, साथ साथ में लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है आपको। ये गिवन है A की वैल्यू गिवन है 1 to 5, ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लिक्विड ड्रॉप मॉडल गिवन दैट द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट गिवन है आपको, क्या क्या कोफिशिएंट गिवन है, एसिमेट्रिक कोलम्बिक कोफिशिएंट गिवन है और एसिमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन, जो दो आपको चाहिए वही कोफिशिएंट गिवन है यहाँ पर, जो दो आपको चाहिए वही कोफिशिएंट गिवन है। इज मैक्सिमम 4, इज मैक्सिमम 4, बस आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है आइसोबार, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जेड की जो भी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जिसके भी पास निकल कर आएगी, इसके 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 या इसके, कभी कभी तो क्वेश्चन में सिर्फ जेड की वैल्यू दी होती है, कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ जेड की वैल्यू दी होती है, और कभी कभी क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, कि आपको पहचानने में नहीं आए, पहचानने में नहीं आए, ऐसा क्वेश्चन है आपके पास। वैल्यूज प्लेस करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना है भाई, इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं ना हम जेड वाले फॉर्मूला को, अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा शायद। यहाँ देखिए, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या सॉल्यूशन, कोई और कलर यूज करते हैं। चलिए जेड की वैल्यू क्या है आपके पास, a डिवाइड बाई 2 प्लस AC बाई 2AA इंटू a की पावर 2/3। क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है आपको 125 है ना, 2 प्लस AC की वैल्यू क्या है 0.7 डिवाइड बाई 2 इंटू, फिर एसिमेट्रिक की वैल्यू गिवन है आपको 22.5 और साथ में क्या है 1 to 5 की पावर 2/3। ठीक है, अब 1 to 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 125 की पावर कितनी 2/3 किसके इक्वल आ जाएगी, 5 की पावर 3 और फिर पावर में 2/3, यानी कि 5 का स्क्वायर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 125 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22.5 और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे जब आप फॉर्मूले में पूरी वैल्यू प्लेस करेंगे। अच्छा ये नीचे नहीं है भाई, मल्टीप्लाई में है ऐसे,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 53.3। बात को ध्यान से देखिए, 53.53। कंफ्यूजन और भी है, कंफ्यूजन ये है कि देखिए सारे कितने पास पास के दिए, 51, 52, 53, 54 सारे पास पास के दिए, बट अब देखिए 53.3 आया आंसर। इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 53 आ जाएगा निकल के। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है इस केस में, ये हो जाने वाला है। अगर 53.6 आ जाती, अगर 53.6 आ जाती है, 53.8 आ जाती सपोज वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाता, राउंड ऑफ आके 54 आ जाता, तो मैं ये वाला मार्क करती। अब क्योंकि अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे 53.3 तो कुछ होता नहीं है ना, आधा प्रोटॉन आधा न्यूट्रॉन, उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि 53.3 अगर है उसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। और 53 देख लीजिए इसमें कौन से में है, इस वाले ऑप्शन में आपका 53 इज करेक्ट। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन आपका। चलिए बढ़िया, सॉल्यूशन भी हमने लिख लिया है साथ साथ में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शेल मॉडल से। अभी जो चल रहे थे वो बाइंडिंग एनर्जी के चल रहे थे, 2-3 क्वेश्चन जो हमने देखे थे वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से थे। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में आपको सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला यूज करते हैं आप बाइंडिंग एनर्जी के लिए, और उस बाइंडिंग एनर्जी में आप क्या करते हैं, सिर्फ स्टेबल आइसोबार फाइंड आउट करना होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको यही करना होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टर्म में रेशियो पूछ लेता है, जैसे ए की पावर क्या है, 2/3 है, 1/3 है, कुछ इस तरह से पूछ लेता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल, अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, इसका क्या बताना है आपको, इसका बताना है आपको न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट आपको गिवन क्या क्या है, GL गिवन है, GS गिवन है ना। ये किसके लिए गिवन है, प्रोटॉन के लिए, और न्यूट्रॉन के लिए भी गिवन है, न्यूट्रॉन के लिए भी गिवन है। तो सबसे पहला जो काम होगा ना, आप सबसे पहला काम जो होगा वो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तभी हम देखेंगे कि इवन कौन से हैं और ओड के कौन से हैं, किस पे क्या अप्लाई करना है, वो सब चीजें हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, चेक करिए, चेक करिए आपके पास क्या है, चेक करिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम आपको दे रखा है, एल्यूमिनियम कितना, 13 और 27, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं आपके पास 13, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, कितने हैं आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जितना बचा 27 में से 13 माइनस करेंगे तो 14 बच गया। यानी कि ये तो हो गया खत्म, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे पेयर्ड है, इवन है, इवन है। बचा कौन सा, ये वाला, यानी कि केस कौन सा है, जब आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ओड। याद करिए हमने न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर हमने फॉर्मूलाज लिखे थे, और उसमें ये भी लिखा था कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओड हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओड हैं तो आपके पास क्या फॉर्मूला होगा। रिकलेक्ट करिए, रिकलेक्ट करिए, रिकलेक्ट करिए अपनी नॉलेज को, और थोड़ा सा फॉर्मूले पे फोकस करिए। सबसे पहले फिलिंग करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे, सबसे पहले फिलिंग करेंगे। फिलिंग कर दीजिए, कितने हैं आपके पास 13, SPD, यहाँ देखिए SPD। अब क्या हुआ मेरे पास 13 है, 13 है, तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके, यहाँ कितने आ जाएंगे 6, और यहाँ पर कितने बचे 6 और 2 8, 5 बचे, 5 बचे। तो इसमें क्या हो जाएगी आपके पास, इसमें क्या हो जाएगी आपके पास, देख लीजिए कितने पेयर्ड हो जाएंगे, कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे, उस अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हैं, स्पिन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब J की वैल्यू जो है टोटल वो मेरे पास क्या आ रही है, 5/2 आ रही है। J की वैल्यू मेरे पास, यहाँ पर एनर्जी लेवल लिखे तो J 5/2 में आ गए आपके 5 न्यू प्रोटॉन, किस में आ गए, D 5/2 में, D 5/2 में आपके पास कितने आ गए, 5 प्रोटॉन आ गए। यानी कि ये जो वैल्यू होती है ना, जो लास्ट फीलिंग बताती है आपको, जो लास्ट फीलिंग बताती है कि उसमें क्या है
प्रोटॉन्स आपके। ये क्या बताती है आपको, जे की वैल्यू बताती है। जे की वैल्यू क्या है, 5/2 है। जे की वैल्यू क्या है, 5/2। अब गेस कर लीजिए, डी में है एक, तो डी के लिए आपके पास यहाँ पर ही लिखते हैं, डी के लिए आपके पास एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। यानी कि जे की वैल्यू क्या है आपके पास, L प्लस एस विच इज इक्वल टू 2 + 1/2। तभी तो वैल्यू 5/2 आएगी, तभी तो वैल्यू 5/2 आएगी। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, जे की वैल्यू आपको पता चल गई है कि क्या है, आपको म्यू जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस केस में म्यू जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो म्यू जे की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला याद करिए कि आपके पास क्या करते थे आप, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके कैसे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओड हैं, तो आप फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, म्यू जे इज इक्वल टू 5/2 2.29 इंटू जे डिवाइड बाई जे प्लस 1। ये आ जाना चाहिए आपके पास, ये आ जाना चाहिए आपके पास। फॉर्मूला एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए, सही लिखा है या गलत लिखा है। फॉर्मूला अगर सही लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत लिखा है फॉर्मूला तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, उसको क्या कर लीजिए, रेक्टिफाई कर लीजिए। सही लिखा है, j + 2.29 आ जाएगा आपके पास। और इससे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इससे आपके पास बस जे की वैल्यू प्लेस करनी है आपको। यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2.29 + 5/2 इंटू में न्यू एन। बस इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ये इन जनरल म्यू एन की टर्म्स में दे रखा होता है, देखिए म्यू एन की टर्म्स में दे रखा है, यहाँ पे म्यू एन है, सिर्फ आपको आगे का कोफिशिएंट पता करना है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 4.793। 4.793 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट कैसा क्वेश्चन है आपके पास, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं है, चलिए लिख देते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन लिख देते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं अभी लिख रही हूँ वो भी दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइक आपके एग्जाम का ही पार्ट है, ऐसा उसमें कुछ अलग नहीं है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, द सेट अमंग द फॉलोइंग, द सेट अमंग द फॉलोइंग, क्या दिया है, following set among the following in which all number represents a magic number, in which all numbers represent the magic number है ना, सारे के सारे नंबर जो है पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन। अच्छा, आपको ऑप्शंस जो दिए हैं, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ पहले। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऑप्शंस दिए होंगे कुछ, वो पूछता है कि इनमें से जो सेट दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सारे के सारे मैजिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपको 20, 28, 50, 126, 20, 28, 50 और 126। ऑप्शन नंबर बी इज 24, 82, 28, 24, 82, 28, 126। और क्या ऑप्शन दिया आपको, 20, 50, 80, 184। सी ऑप्शन है 20, 50, 80, 184। ठीक है, डी ऑप्शन और देख लेते हैं कि डी ऑप्शन क्या है आपके पास। 28, 50, 82, 180, ये जो गिवन है आपको 80 दिया है और 184। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है आपका 28, 50, 82 और 180।
ये ऑप्शंस गिवन है आपके, ये ऑप्शंस गिवन है आपके। अब खुद भी आप देख सकते हैं मैजिक नंबर्स हमारे पास क्या थे, मैजिक नंबर्स क्या थे हमारे पास मैजिक नंबर्स थे, यहाँ लिख देती हूँ मैं फिर से, मैजिक नंबर्स क्या थे, 2, 8, 20, 28, फिर क्या है आपके पास 50, 82 और 126। ये आपके पास क्या थे, मैजिक नंबर्स थे। अब क्वेश्चन में ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन से हैं, सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में नहीं है, ऐसा नहीं पूछा, लेकिन उसने पूछा कि जितना भी लिखा है ना आउट ऑफ सेट, अगर ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है आपके पास, ये तीसरा सेट है, ये चौथा सेट है, इनमें से कौन सा जो है आपके को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में कि सारे के सारे मैजिक नंबर प्रेजेंट हो। देखिए इस केस में देखिए 20, 28, 51, 26 भले ही सीक्वेंस में नहीं दिए, बीच में एक मिसिंग है बट कोई बात नहीं, बट सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, 24 भी है, 82 है, 28 है, 126 है, 24 हमारे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये मैजिक नंबर में नहीं आता। सी में देख लीजिए 20, 50, 80, 184, ये नहीं आता है हमारे पास मैजिक नंबर्स में, और ये भी नहीं आता है हमारे पास मैजिक नंबर्स में, तो ये क्या है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब इस वाले में देख लीजिए 28, 50, 82 और 180, यहाँ तक तो सही है, ये वाला नहीं आता है मैजिक नंबर्स में, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए आप, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। क्या क्वेश्चन है, उसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर which one of the following pair has two magic number for closed nuclear shell, has two magic number for closed nuclear shell, ठीक है, क्लोज न्यूक्लियर शेल। इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं आपको, ए ऑप्शन दे रखा है 8, 10, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 10 and 20, सी ऑप्शन दे रखा है आपको 50 and 82, डी ऑप्शन दे रखा है आपको 82 and 180। ठीक है, ये दे रखा है इसमें, ये तो ऑप्शन ही गलत है, इसका तो कोई चांस ही नहीं है, इस वाले का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ही मैजिक नंबर नहीं है। इस वाले में देखिए 20 है लेकिन 10 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इस वाले केस में 82 तो ठीक है लेकिन 180 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और यहाँ पर देखिए 50 और 82, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप एक बात सोच के देखिए, मैजिक नंबर से 2 बार क्वेश्चन पूछा जाना, मैजिक नंबर से 2 बार क्वेश्चन पूछे जाना, वो भी सीधे सीधे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको एक लिस्ट याद है ना, तो आप सोचो भले ये क्वेश्चन 3.5 नंबर में, कितने में भी हो, मैं नहीं कह रही कि 5 नंबर का क्वेश्चन है या 3.5 का है, कितने का भी हो, बट आप जरा सी चीज पे एक लिस्ट याद करने पे 4-5 नंबर्स, वो भी लिस्ट, नॉट अ बिग लिस्ट, 4-5 नंबर की लिस्ट याद करने पे आप चुटकी में क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 नंबर कमाइए और आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन पे, इसमें टाइम सेव करिए, बाकी के क्वेश्चन के लिए टाइम बचा लीजिए अपना, है ना, इस तरह से काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लेट मी सी, एक सेकेंड रुकिए, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। कहाँ है क्वेश्चन, चलिए, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, यहां पर आपका कॉलम 1 है,
तो यहाँ पर आपका क्या है, कॉलम 2 है। ठीक है, यहाँ पर दिए हैं कुछ पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4। क्या क्या है, मैजिक नंबर, और क्या गिवन है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, एक्टिनाइड्स एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, ये सब दिया हुआ है आपको। अब इधर देख लेते क्या क्या गिवन है। एक दिया है आपको न्यूक्लियर फिजन, आपको दिया है न्यूक्लियर फिजन। बी आपको दिया है क्यू वैल्यू, रेडियो एक्टिविटी, सी डी दिया है आपको शेल मॉडल। इस बेसिस पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी एंड डी, जिसमें कुछ मिसमैच कॉम्बिनेशन है, मतलब मिसमैच कॉम्बिनेशन है। अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा, हम सिर्फ मैचिंग कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा होगा कि ए फोर्थ से टैग हो जाए, बी फोर्थ से टैग हो जाए, जैसे सपोज ए कोरस्पॉन्डिंग टू फोर्थ, बी कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट, ऐसे ऐसे करके ऑप्शंस लिखे होंगे अलग अलग, है ना। तो वो सब ऑप्शंस मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ मार्क कर देती हूँ कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। देखिए कौन सा किससे मैच कर रहा है। मैजिक नंबर किसके केस में आता है, मैजिक नंबर आता है इसके केस में, डी के केस में। मैजिक नंबर किससे मैच होगा, शेल मॉडल से, जो मैंने लिखा भी है। ए किससे मैच हो गया, फोर्थ से। अब बी जो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ये मैंने कहा था किस किस चीज को एक्सप्लेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली, सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन करता है ये न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को। तो बी किसको कोरस्पॉन्ड करता है, 1 को, लिख ही देते हैं यहाँ पर। ए करता है फोर्थ को, जो करेक्ट ऑप्शन है वही लिख रही हूं मैं, फोर्थ को। बी करता है फर्स्ट को, बी करता है फर्स्ट को। उसके बाद एक्टिनाइड्स किसको करते हैं और थ्रेशोल्ड वैल्यू किसको करते हैं, एक्टिनाइड्स। वैसे तो आपका क्वेश्चन जो है ना, जो जैसे ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से इन्हीं दो से ठीक हो जाने वाला है, इन्हीं दो से आप करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं बता देती हूँ कि एक्टिनाइड्स के लिए रेडियो एक्टिविटी में यूज होते हैं और थ्रेशोल्ड के लिए आप क्यू वैल्यू करते हैं। तो 3 होगा, सी होगा आपके पास किससे मैच, 3 से, एंड 4 होगा यानी कि डी होगा मैच किससे आपका, बी से, बी यानी कि सेकंड। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाने वाला है, करेक्ट हो जाने वाला है इस केस में। ये ऑप्शन कैसे हो जाने वाला है, करेक्ट हो जाने वाला है इस केस में। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, इसलिए पहले डिस्प्ले भी नहीं किए गए थे कि एक्चुअली ये तो है ही नहीं किसी लायक, ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए भी नहीं है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि देखते ही आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, देखते ही आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात हो जाए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर ये सेशन क्लोज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी टर्म इज इंक्लूडेड, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी टर्म is included in liquid drop model. Is included in liquid drop model. ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं आपको, दे रखा है फर्स्ट दे रखा है एसिमेट्रिक एनर्जी,
दूसरा दे रखा है आपको पेयरिंग एनर्जी, तीसरा दे रखा है आपको सरफेस एनर्जी, चौथा दे रखा है आपको कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, सरफेस एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी। कहता है कि कौन सी वाली टर्म होनी चाहिए, और जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको एक्चुअली वो क्या दे रखे हैं, ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी है आपका थर्ड एंड फोर्थ, सी है आपका फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, एंड डी है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, या फिर यूं कहे इस ऑप्शन की जगह पे ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अब इसका आंसर देखिए क्या आएगा, सीधा सीधा आपको अगर एक्सप्रेशन पता है कि उसमें कौन कौन सी टर्म आनी है, भले ही एनर्जीज के एक्सप्रेशन में नहीं पता, भले ही आपको एनर्जीज के एक्सप्रेशन नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको अगर सिर्फ ये पता है कि उसमें कौन कौन सी टर्म आती हैं। बाइंडिंग एनर्जी में वॉल्यूम एनर्जी टर्म आती है, फिर हमने सरफेस एनर्जी टर्म देखी थी, फिर हमने एसिमेट्रिक टर्म भी देखी थी, कोलम्बिक टर्म भी देखी थी इन एडिशन, और साथ में हमने क्या देखी थी, पेयरिंग टर्म भी देखी थी। तो ये सारी की सारी टर्म्स आती हैं, इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ना, इस केस में करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका डी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, डी हो जाता है, कि सारी की सारी जो टर्म्स है ना, ये भी ये सब की सब किस में पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी लिखते हैं, किसके, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे, बहुत सारे क्वेश्चन देखे एक्चुअली, ये हमने क्या देखे, बहुत सारे क्वेश्चन देखे। रिकैप अगर देखा जाए तो रिकैप अगर लिख लें एक बार क्विकली, क्या लिखेंगे कि हमने क्वेश्चन देखे PYQs किस किस से रिलेटेड, लिक्विड ड्रॉप मॉडल से, एंड शेल मॉडल से। अगर आपको इनकी लर्निंग दूं ना मैं, अगर इनकी लर्निंग दूं आपको, आपने अगर कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है, तो आप सिर्फ क्या करिए, इसके फॉर्मूले देख लीजिए, शेल मॉडल ज्यादा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप मॉडल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ध्यान रखने वाला, फॉर्मूले तो सारे के सारे इसमें हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका एनर्जी की इक्वेशन और साथ में एक जेड के लिए एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए। नहीं नोट करना आता है तो डेरिवेटिव करना सीख लीजिए, और डेरिवेटिव करके निकाल लीजिए, दोनों में से एक चीज तो करना ही पड़ेगा, या तो डेरिवेटिव करके निकाल लीजिए या फिर ऐसे ही याद कर लीजिए। कोई ऐसा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन भी नहीं है जो आपको याद नहीं हो, याद भी बहुत आराम से हो सकता है ना, तो उसकी समस्या भी नहीं है। और शेल मॉडल में फॉर्मूले जो यूज करने हैं वो आपको स्पेशली एंगुलर मोमेंटम के, है ना, और किस किस के याद करेंगे, पैरिटी के याद करेंगे, अच्छा, और किसके याद करेंगे आप फॉर्मूले, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। बट ये सब फॉर्मूले करने से पहले आप जो इंपॉर्टेंट चीज है वो केसेस भी ध्यान रखेंगे। इवन का केस है, या फिर इवन ओड का केस है, या ओड इवन का केस है, या फिर दोनों ही ओड है, ये केसेस ध्यान रखें, क्योंकि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के केस में फॉर्मूला चेंज हुआ कि अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओड है, अगर आपके पास इस केस में दो फॉर्मूले होते हैं ना, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओड है तो वैल्यू कुछ और आएंगी, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओड है तो आपके पास वैल्यू कुछ और आने वाली है। तो अकॉर्डिंगली आप केसेस ध्यान रखिए और उनके रिस्पेक्टिव फॉर्मूले याद रखिए, है ना। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं ना, आज का जो सेशन है वो क्लोज करने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली मैं आपको अगर बता दूं, जितने भी ये क्वेश्चन है इनमें से किसी को भी देख के आपको ऐसा नहीं लगा होगा कोई ऐसा टफ क्वेश्चन है,
कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। तो इसी तरह के क्वेश्चन इन जनरल आपसे पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन इन जनरल पेपर में पूछे जाते हैं आपसे फॉर्मूला बेस्ड। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की सबसे खास बात यही है ना, मैं लिख भी दूं अगर, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपके 2 टॉपिक लिए हैं इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी सीरीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बार को क्वेश्चन घुमाने का स्कोप है, मतलब वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कुछ भी आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, क्या केवीएल लगाना है, केसीएल निकालना है, और टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं, मतलब सिलेबस बहुत वास्ट है इसका। अगर बात करी जाए ना तो इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है एंड पैरेलली पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। एक ही क्वेश्चन को बहुत तरह से पूछा जा सकता है यहाँ पर, लेकिन एक तो सिलेबस कम है, ऑब्वियसली वेटेज इसकी ज्यादा है, मैं वेटेज की बात नहीं कर रही हूँ, वेटेज जो है इसकी ज्यादा है, बट यहाँ पर सिलेबस बहुत कम है। एक तो आपका वेटेज भले ही कम हो, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चंस जो है सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल फिजिक्स की बात करें तो पार्टिकल फिजिक्स में आपने देखा है आइसोस्पिन पूछ लेगा, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट पूछ लेगा, स्ट्रेंजनेस पूछ लेगा, या फिर इसी तरह से रिएक्शन कंजर्व है या नहीं कंजर्व है, लैप्टॉन नंबर के बेसिस पे, बैरियन नंबर्स के बेसिस पे, इन सब नंबर्स के बेसिस पे आपकी रिएक्शन कंजर्व है या नहीं है, ये सब पूछ सकता है आपसे। यहाँ पर तो पूछने के लिए क्या ही है, यहाँ पर तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से पूछ सकता है, शेल मॉडल से पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बिगिनिंग में जो थोड़े बहुत फॉर्मूलेज हैं जहाँ पर आप बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं डिफरेंट एटम्स के लिए या डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए, बेसिकली उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में अगर देखा जाए तो इसी के साथ हम ये वाला सेशन क्लोज करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं आपसे एक अगले लेक्चर के साथ, ठीक है। इसके साथ ही आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।